बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई एम अदनान काजी। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और जब वो 7-8 साल का करियर गुजार चुके होते हैं, दे आर सीइंग सम गुड फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स इंशाल्लाह, तो वो रियलाइज़ करते हैं जी कि अभी हमने एमबीए नहीं किया हुआ। नाउ आई डू अंडरस्टैंड कि एमबीए की बहुत वैल्यू है एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिव जो एक एनवायरनमेंट होती है उसके अंदर अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो आप ज़्यादा बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं अबाउट द कॉर्पोरेट ग्रोथ एंड ऑल, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर फिर एक ऐसा स्टेज आ जाती है कि आपकी फैमिली होती है, आपके बच्चे होते हैं, दे ग्रोइंग, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते हैं और आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू एमबीए वर्थ $150,000 किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्लोबली या $250,000 आपके पास नहीं होते इतने पैसे। लेकिन फिर भी दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग गुड कॉन्सेप्ट्स। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये, मैंने ली और मैंने इसको 100% तो नहीं पढ़ा अभी, लेकिन आई फॉलन इन लव विद दिस। ये कॉलिन बैरो ने लिखी है, जो कि ख़ुद एक एंटरप्रेन्योर है, एक नोन पर्सनैलिटी है और फिर ये हेड करता है एमबीए के डिवीज़न को विद इन यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी भी वन ऑफ द नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं इन द यूके, और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि एग्जेक्टिव एमबीएज़ या एमबीएज़ करना चाहते हैं। तो इसने रियलाइज़ किया कॉलिन ने कि यार मैं अपनी ज़िंदगी से जो मेरी लर्निंग्स हैं और जो मैंने कोर्सेस इसने रिसर्च की कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ लाइक हार्वर्ड, इंसियाड, स्टैनफोर्ड, ये कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं, इनका थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको देने का क्या अंदाज़ है, उसको स्टडी करने के बाद इसने ये बुक लिखी है बड़ी मेहनत के बाद, और उसने समराइज़ किया है एवरीथिंग दैट यू वांट टू लर्न इन एमबीए कोर्स इनटू 12 डिस्टिंक्ट चैप्टर्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिस्टिंक्ट चैप्टर्स। और वो जिस तरीके से प्लेस किए हैं इसने बुक के अंदर, वो भी एक कमाल सीक्वेंस है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक तो ये बुक रिकमेंड करूँगा और दूसरा मैं थोड़ा सा आपको या लाइक उसकी लॉजिकल जो रीज़न है वो दूंगा कि यार क्यों मैं आपको ये रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूँ। सो मामला ये है कि अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे ना, तो इस बुक को उसने स्ट्रक्चर किया है कॉलिन ने 12 चैप्टर्स के अंदर, और जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अबाउट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं, इस तरह की जितनी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी आनी चाहिए, चाहे बनानी ना भी आए कोई मसला नहीं, वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या आपके सीएफओ बना देंगे। मगर एज अ बिजनेस डिसीजन मेकर, एज वन ऑफ द फ्यूचर लीडर्स इन द बिजनेसेस, आपको कम से कम इन 3 रिपोर्ट्स का लॉजिकल रैशनल पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यू कैन रीड दीज एंड यू कैन देन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन व्हाट यू सी इन दिस रिपोर्ट्स। दूसरा जो चैप्टर है वो फाइनेंस का चैप्टर है। अब फाइनेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि वेयर द मनी इज़ गोना कम फ्रॉम फॉर द बिजनेस। आपको पैसों की ज़रूरत है, आप किसके पास जाएंगे? ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएंगे, इंडिविजुअल्स के पास जाएंगे, पब्लिक के पास जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यू शुड नो कि वेयर द मनी इज़ गोना कम फ्रॉम। वो पूरा एड्रेस करता है उस चैप्टर को। देखिए फाइनेंस अकाउंटिंग पहले आपने पढ़ ली, आपको हाई लेवल पे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स और रेशियोज एंड एवरीथिंग यू नो दैट। उसके बाद आप आते हैं फाइनेंस के पैसे कहाँ से आएंगे। अब फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आपका कवर हो गया, यू आर प्रीटी कवर्ड। उसके बाद मार्केटिंग आती है, कस्टमर सेगमेंटेशन आती है, आपने कस्टमर्स को टारगेट कैसे करना है, सेलिंग टेक्निक्स क्या होंगी, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी, बिकॉज वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू सेल, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विसेज हैं, आपने उसको मार्केट में लेके जाना है। तो डेफिनेटली अकाउंटिंग, फाइनेंस और फिर मार्केटिंग उसके बाद आ जाती है। फिर आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पे कंपनी स्ट्रक्चर्स की बात आती है, चेंज मैनेजमेंट की बात आती है, लीडरशिप स्टाइल्स की बात आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बेसिकली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसकी बेस पे आप एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं कि ताकि आप चले भी जाएं तो पीछे से वो इदारे चलते रहें इंशाल्लाह। देन कम्स बिजनेस हिस्ट्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड, कि वो पिछले 500 साल में या 1000 साल में बिजनेसेस ग्रो कैसे हुए हैं, इवॉल्व कैसे हुए हैं, आज हम जहाँ खड़े हैं जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो बना कैसे है, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है। ये चैप्टर आप स्किप भी कर लें तो इतना कोई मसला नहीं है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न न्यू आइडियाज़ एंड हिस्टोरिकल रैशनल्स बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग टुडे। फिर आ जाता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, एम्प्लॉयमेंट राइट्स, एम्प्लॉय राइट्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, अल्लाह ना करे, तो यू आर इन ट्रबल। सो इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपका सीईओ है उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द कॉर्पोरेट लॉ। अगर वो सिर्फ रिलाई कर रहा है दूसरों के ऊपर, तो इफ़ समबडी एल्स मेक्स अ मिस्टेक और दिस एन ओवरलुक, तो सीईओ इज़ इन ट्रबल एज वेल। सो इसलिए काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आ जाते हैं आप इकोनॉमिक्स के ऊपर। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारा ये चैप्टर्स आपको कवर करके देंगे कि आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी रन कैसे होती है, व्हाट आर दी ड्राइविंग फैक्टर्स बिहाइंड इकोनॉमी। आपका हल्का सा इकोनॉमी डाउन होना शुरू हो जाए, आपका स्लम्प आना शुरू हो जाए, आपकी रिसेशन आना शुरू हो जाए, 2 क्वार्टर्स में आपकी डिक्लाइन आना शुरू हो जाए ग्लोबली, तो आपकी कंपनी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगी।
अब आपको अगर नहीं पता कि उससे आपकी कंपनी कैसे इम्पैक्ट होगी, देन यू आर नॉट रेडी फॉर द करेक्टिव एक्शंस टू बी टेकन और प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन. सो दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. फिर आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप. अब आप चाहे स्टार्टअप रन कर रहे हैं, चाहे आप स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी के अंदर न्यू आइडियाज़ लॉन्च कर रहे हैं, जिसको आप, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एक एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है. तो दोनों केसेस में यू शुड नो कि यार एक एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स होती क्या हैं, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव, हाउ टू लॉन्च अ न्यू स्टार्टअप, हाउ टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट. वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. आपको उसकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनानी आनी चाहिए. आपको जीटीएम स्ट्रैटेजी, आपको अगर वीसी से बात करनी है, आपको पता होना चाहिए कि पिच टेक्स्ट कैसे बनाते हैं. आपने अपनी बात को, अपने मैसेज को किस तरह लेके जाना है. आपकी जो आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स है वो कैसी होगी सारा. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो एटलीस्ट एट अ वेरी हाई लेवल. उसके बाद आ जाते हैं एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एवरी कॉर्पोरेट आउट देयर नीड्स टू हैव अ सीएसआर डिपार्टमेंट. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. इट्स ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. यू नॉट अर्निंग ओनली फॉर द शेयर होल्डर्स बेनिफिट, यू अर्निंग टू एक्चुअली क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी एज वेल. सो दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू गाइज शुड नो दैट. दूसरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपने आरएफपीज में कम्पीट करना है, आपने एथिकली करना है. आपने कोई अल्लाह रहम करे ब्राइब करके या 2 नंबर तरीके से बिजनेस नहीं लाना. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन द एथिक्स एंड द वैल्यूज दैट यू हैव टू हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन. Then comes chapter number 10, which is operations management. So supply chain, production management, operational जो effectiveness है वो किस तरह लेके आएंगे, how will you be functionally efficient. ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपने operations को कैसे रन करना है. कोई भी इदारा हो, कोई भी छोटा हो, बड़ा हो, मिड साइज हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, operations is a very very serious subject. Many people fail in operations. जिनको मैंने देखा है कि वो strategically तो अच्छा सोच रहे होते हैं, but when it comes to hardcore operations, they fail because it's a very very demanding job. फिर आ जाता है रिसर्च मेथड. सो सर्वे, स्टैटिस्टिक्स, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, हाउ टू एनालाइज डेटा, हाउ टू फाइंड पैटर्न्स इन द डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, वो सारा. सो यू प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स लर्न फ्रॉम द पास्ट एज वेल. हाउ यू अप्लाई दोज लेसन्स लर्न टू मेक गुड डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर एज वेल. Be cautious about what went wrong and what could possibly go wrong in future. तो ये इंशाल्लाह this is going to be very helpful for you if you start analyzing the data right way. Last but not the least is the strategy. बिजनेस प्लान्स, स्ट्रैटेजी, करना क्या है, नया क्या करना है, ग्रोथ आएगी कैसे, कॉस्ट कैसे कम होगी, रेवेन्यू बढ़ाने के और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या एवेन्यूज़ हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है. आप नोटिस करें ज़रा कॉलिन बैरो की इस सोच को कि उसने जो 11 चीज़ें पहले पढ़ाई हैं आपको, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, उसके बाद उसने आखिरी चीज़ स्ट्रैटेजी रखी है. उसकी एक वजह है, ये कोई तुक्के से नहीं है यहाँ पे 12th नंबर पे. ये इसलिए है कि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द 11 चैप्टर्स दैट आई हैव प्रीवियसली टॉक्ड अबाउट वेरी वेरी ब्रीफली विद यू ऑल, तो आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते. आपने अगर इंडिविजुअली मार्केटिंग समझ ली है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट समझ ली है, आपने कॉर्पोरेट लॉ समझ लिया है, इकोनॉमिक्स समझ लिया है, मैक्रो माइक्रो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनानी आ गई हैं, पैसा आएगा कहाँ से, फाइनेंस आपको समझ आ गया. लेकिन अगर ये आपको इंडिविजुअली आता है, यू डोंट हैव अ कोहेसिव स्ट्रैटेजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दीज पीसेज ऑफ पजल्स फिट टुगेदर, तो फिर आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते. इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर होता है, ये बहुत बड़ा रोल है. इट्स अ वेरी वेरी सीरियस रोल, ये कोई मजाक का रोल नहीं है. सो एनीवेज, ये याद कर लें. अगर आपने अभी MBA नहीं किया और आप फिर भी कॉर्पोरेट में ग्रो करना चाहते हैं इंशाल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है, यू हैव अ वेरी गुड एसेट फुल ऑफ कंटेंट, लॉजिकल कंटेंट. इसको पढ़ना शुरू कर दें, अपने टाइम पे पढ़ें. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप इसको घर में अगर पढ़ें तो मेरे ख्याल में आप इन अ कपल ऑफ वीक्स आप इस पूरी बुक को पढ़ लेंगे. एनीवेज, आई होप कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग था आपके लिए, और अगर आपको इससे कोई बेनिफिट पहुंचे तो आपने मुझे ज़रूर बताना है इंशाल्लाह. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. और अगर आप ये लिंक्डइन पे देख रहे हैं, मैं आपको लिंक्डइन के स्टेटस में भी, कैप्शन में ये अपने यूट्यूब चैनल का लिंक पेस्ट कर दूंगा. प्लीज़ टेक अ मिनट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन. अल्लाह हाफिज़.